हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेज में। आज की क्लास के अंदर एक इंटरेस्टिंग का सा टॉपिक लेके आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से, जो होने वाला है अपना स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्र जनन की प्रक्रिया। वो अपन थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। और ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस चलती है, ये अपने 12th के एनसीईआरटी के अंदर तो है ही है, ये अपने बीएससी के अंदर, एमएससी के अंदर, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर भी ये प्रोसेस देखने को मिलती है। लेकिन अपना इस क्लास के अंदर जो टारगेट होने वाला है वो 12th के एनसीईआरटी के लिए होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक को। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्र जनन। अब इस टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे इसमें दो टर्म आ रही है, स्पर्म और जेनेसिस। स्पर्म क्या होते हैं? मेल गेमिट या नर युग्मक होते हैं, शुक्राणु या फिर स्पर्म। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन होना या निर्माण होना। इसका मतलब शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो शुक्र जनन कहलाती है, या प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेसिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ये अपने को पता है कि मेल की बॉडी के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, उस टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या फिर जिनको बोलते हैं अपन शुक्र जनन नलिका, जो कि वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, वहां पे ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है। जैसे सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसको कि ये जो प्रक्रिया होती है ये कहां पे संपन्न होती है। प्रक्रिया संपन्न तो ये होने वाली है अपनी शुक्र जनन नलिका, या फिर यूं कहें इसको सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, जो कि टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अपन जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टेस्टिस की जो संख्या होती है वो 2 होती है। हर एक टेस्टिस के अंदर लगभग 250 टेस्टिकुलर लोबुल्स होते हैं या वृषण पालियां होती है। उस एक वृषण पाली के अंदर 1 से लेकर के 3 शुक्र जनन नलिकाएं प्रेजेंट होती है, और उन शुक्र जनन नलिकाओं के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब ये जो प्रक्रिया होती है प्रारंभ कब होती है, ये देखिए अपन कि कब प्रारंभ होती है, शुक्राणु बनना कब स्टार्ट होते हैं। तो शुक्राणु बनना होते हैं प्यूबर्टी एज के अंदर, प्यूबर्टी एज के अंदर, या फिर यूं कहे यौवनावस्था के अंदर। प्यूबर्टी के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होना स्टार्ट होता है और लाइफ टाइम तक शुक्राणु बनते रहते हैं। अपन आगे की क्लास में oogenesis पढ़ेंगे, अंड जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, तो वहां पे अंडाणुओं का निर्माण होता है जो भ्रूणीय अवस्था के अंदर स्टार्ट होता है, और यूं कहे कि 45 से 50 वर्ष की एज तक वो खत्म हो जाता है। लेकिन स्पर्म के अंदर ऐसी प्रोसेस देखने को नहीं मिलती है, यौवनावस्था से स्टार्ट होते हैं और आगे लाइफ टाइम तक ये चलते रहते हैं। उसके बाद में ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है, ये 3 चरणों के अंदर कंप्लीट होती है, अपने 3 चरणों में संपन्न होती है। वो चरण है अपने गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरी जो प्रोसेस चलेगी या स्टेप चलेगी अपनी, वो है अपनी वृद्धि प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, जिसको हम बोल देंगे ग्रोथ फेज। एक एक फेज के बारे में डिस्कशन करने वाले अपन। तीसरी जो प्रावस्था होती है उसको हम बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था, जिसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। 3 चरणों के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है, शुक्र जनन की प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। अब अपन ने ये देखा है कि जो शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स या शुक्र जनन नलिका के अंदर हो रहा है। तो अपन ये देखें कि टेस्टिस के अंदर ये जो शुक्र जनन नलिका होती है ये किस हिसाब से अरेंज रहती है, किस हिसाब की दिखाई दे रही है। तो रफली अपन यहां पे शुक्र जनन नलिका का डायग्राम बना रहे हैं, जिसमें यदि शुक्र जनन की संरचना अपन देखें तो यहां पे ये होते हैं अपने स्पर्मेटोगोनिया,
स्पर्मेटोगोनिया, या फिर इसको कहे अपन शुक्राणुजन या शुक्रजन कोशिका, जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करने वाली है। उसके बाद में इसके ऊपर की तरफ ये होते हैं, इनको बोलते हैं अपन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। इसके ऊपर की तरफ रहती है, वो है अपनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसको हम बोलते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब अपन देखने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को एक चार्ट के द्वारा सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक द्विगुणित कोशिका जो कि शुक्रजनन नलिका के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको जर्म सेल या फिर प्रीमोर्डियल जर्म सेल, और हिंदी में बोलेंगे इसको आदि जनन कोशिका, आदि जनन कोशिका। अब इनके अंदर दो प्रकार के यहां पे विभाजन होने वाले हैं, कोशिका विभाजन होने वाले हैं। नॉर्मली अपन जानते हैं कोशिका विभाजन होते हैं, जो अपन ये देखते हैं कि जो मियोसिस डिवीजन होता है वो तो होता है अपनी जर्म सेल के अंदर, और जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो बॉडी की सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है। ये अपन ऐसे नॉर्मली याद रखते हैं। लेकिन आज अपन देखने वाले हैं कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, जो जर्म सेल्स होती है, इनके अंदर मियोसिस डिवीजन भी होता है और माइटोसिस डिवीजन भी होता है। दोनों प्रकार के डिवीजन होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ने ली है प्रीमोर्डियल जर्म सेल या आदिजनन कोशिका, और इस आदिजनन कोशिका के अंदर लगातार समसूत्री विभाजन होते हैं, और समसूत्री विभाजन होते हैं तो द्विगुणित सेल द्विगुणित ही रहने वाले, मतलब यहां पे 46 क्रोमोसोम लेंगे तो आगे जाकर के वो 46 ही रहने वाले हैं। तो यहां पे लगातार ये समसूत्री विभाजन कर रहे हैं, तो 2n से 2n ही बन रहे हैं। फिर से विभाजन करवा रहे हैं, और ये जो फेज चल रही है अपनी, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज या फिर गुणन प्रावस्था। लगातार समसूत्री विभाजन से यहां पे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। आदिजनन कोशिका के अंदर कौन सा डिवीजन हुआ है? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, या फिर अपन यूं कहें इसको माइटोटिक डिवीजन। और माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप यहां पे अपने को क्या मिले हैं? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या फिर शुक्राणु जन, जो कि आगे जाकर के फाइनली ये स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाले हैं। अब ये वाली जो फेज चली है अपनी, इस फेज को अपन बोलते हैं गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था या फिर मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। और मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर हमने क्या देखा है? एक प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है जो कि डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। यहां से अपन ने किसका फॉर्मेशन किया है? स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणुजन का फॉर्मेशन किया है। इस वाले फेज को हम बोलते हैं गुणन प्रावस्था या फिर मल्टीप्लिकेशन फेज। अब ये जो 8 स्पर्मेटोगोनिया बने हैं यहां पे, और जरूरी नहीं होता है देखो कि ये 8 ही बनाए, अपन इस प्रोसेस को यहां पर भी खत्म कर सकते थे, यहां पर भी खत्म कर सकते थे, लेकिन इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन फेज, तो अपन यहां 8 तक बना सकते हैं। और यदि अपनी मर्जी हो तो 8 के 16 बना देंगे, 16 के 32 बना देंगे, 32 के 64 बना देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अपने पास में मल्टीप्लिकेशन फेज के अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया मिले हैं। अब इन स्पर्मेटोगोनिया के अंदर कोई भी एक स्पर्मेटोगोनिया है जो आगे जाकर के ग्रोथ करने वाला है, और इनमें से किसी का भी नंबर आ सकता है ग्रोथ करने के लिए। जैसे मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, लास्ट वाले को सिलेक्ट कर सकता हूं, बीच वाले को सिलेक्ट कर सकता हूं। जैसे मान लो कि मैंने
इस 5th नंबर वाले को सिलेक्ट कर लिया है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसको सिलेक्ट किया है। अब ये क्या करेगा, इसमें सिर्फ ग्रोथ होगी आगे, बाकी में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, मतलब ये वृद्धि करेगा। तो इससे अपने को आइडिया लग रहा है कि कौन सी प्रावस्था होने वाली है, वृद्धि प्रावस्था या फिर ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। अब ये स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करेगा। अब वृद्धि करने के बाद में इसी स्पर्मेटोगोनिया को हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अब यहां इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होने वाला है अपना मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, पहला अर्धसूत्री विभाजन यहीं से स्टार्ट होने वाला है अपना अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट या फिर मियोसिस फर्स्ट। यदि इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट होगा तो यहां पे अपने को 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसको हम बोल सकते हैं द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका के अंदर फिर से होगा मियोसिस डिवीजन, और इस वाले मियोसिस डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस सेकंड, मतलब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। और यहां पे अपने पास में 4 शुक्राणु पूर्वी या फिर स्पर्मेटिड मिलेंगे, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड, जो कि इनमेच्योर स्पर्म होते हैं स्पर्मेटिड, या इनको बोल सकते हैं शुक्राणु पूर्वी। अब इसमें नाम आया शुक्राणु पूर्वी, शुक्राणु पूर्वी का मतलब शुक्राणु बनने से पहले वाले के शुक्राणु, जो कि अपरिपक्व शुक्राणु होते हैं। अब यहां से इन स्पर्मेटिड से फॉर्मेशन होगा अपने 4 स्पर्म का, 4 स्पर्म का, इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, या फिर बोलेंगे परिपक्व शुक्राणु। शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं शुक्र कायांतरण, शुक्र कायांतरण, या फिर इसे बोल सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। नॉर्मली क्वेश्चन बन जाए स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्र कायांतरण क्या होता है, तो शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्र कायांतरण कहलाती है। स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। अब यहां से कुछ न्यूमेरिकल टाइप से बनते हैं एग्जाम के अंदर, अपन यहाँ इसका रिजल्ट देखते। और ये वाली प्रावस्था जो लास्ट वाली प्रावस्था है, ये कौन सी प्रावस्था होती है, ये अपनी होती है परिपक्वन प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, जिसको हम बोल सकते हैं मैच्योरेशन फेज। अब इसका रिजल्ट अपन देखें तो अपने को यहां पे दिख रहा है कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था और उसने ग्रोथ की, ग्रोथ करने के बाद में मियोसिस डिवीजन हुआ, तो फाइनली अपने पास में 4 शुक्राणुओं का फॉर्मेशन यहां पे दिख रहा है। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की बात करें तो यहां पे 2 शुक्राणु, एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से 2 शुक्राणु बन रहे हैं, 2 ये और 2 ये। और अपन ये बोले कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बन रहे हैं, तो फाइनली यहाँ पे 4 मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दूं अपने को, यहाँ पे ये देखते हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे कितने स्पर्म बन रहे हैं, 4 स्पर्म बन रहे हैं। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इससे कितने स्पर्म बन रहे हैं, 2 स्पर्म बन रहे हैं। ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया है। अब अपने से कोई ये पूछ ले कि बताइए 200
शुक्राणु या स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, 200 शुक्राणु निर्माण के लिए, 200 शुक्राणु निर्माण के लिए कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की रिक्वायरमेंट होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये कितने होंगे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये कितने होंगे? तो अपन आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट है अपने पास में। एक स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे हैं और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहे हैं, तो 200 शुक्राणु बने हैं यहां पे। तो 200 शुक्राणु बने हैं, तो एक से जब 4 बने हैं तो 200 शुक्राणु बने, तो इसमें कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लगे? 200 में अपन भाग लगा देंगे 4 का, मतलब अपना आंसर आएगा 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की बात करें तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बन रहे हैं, और ये बोल रहा है कि 200 स्पर्म बने हुए हैं, तो इसमें कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट लगे होंगे? तो हम 200 में 2 का भाग लगा देंगे यहां पे, 200/2 इक्वल आएंगे अपने पास में 100। तो यहां पे 200 शुक्राणु निर्माण के लिए अपने पास में 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की रिक्वायरमेंट होगी और 200 शुक्राणु निर्माण के लिए 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये जो प्रोसेस अपन ने देखी है ऊपर आदि जनन कोशिका से लेकर के कैसे अपन ने स्पर्म का फॉर्मेशन किया है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर कुछ से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी होते हैं। वो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, हार्मोन रेगुलेशन की अपन बात कर लेंगे इसी के अंदर ही। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का रोल होता है उनको अपन देख रहे हैं। तो अपन ऐसे हेडिंग लगा सकते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन, या फिर हार्मोन नियमन या हार्मोन नियंत्रण, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जिसको हेडमास्टर ग्लैंड के नाम से भी अपन जानते हैं। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं GnRH। और इस GnRH के पूरे नाम की अपन बात करें तो इसका पूरा नाम होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये तो हो गया है हार्मोन अपना हाइपोथैलेमस का। अब ये जो GnRH है ये खुद तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन ये सिग्नल देगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसको हम बोल सकते हैं अग्रपीयूष ग्रंथि। अब इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलेगा GnRH से, तो यहां से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक को हम बोलते हैं FSH, एक को हम बोलते हैं LH। इनके पूरे नाम की बात करें तो ये होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और हिंदी में इसको बोलते हैं पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। वो होता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो FSH हार्मोन है ये टेस्टिस के अंदर जो प्रेजेंट सर्टोली सेल्स होती है, सर्टोली सेल्स, इसको सिग्नल देगी। LH हार्मोन है ये टेस्टिस के अंदर दूसरी जो सेल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल, लीडिंग सेल, इसको सिग्नल देगी। अब टेस्टिस के अंदर जो प्रेजेंट सर्टोली सेल्स होती है इसका जो फंक्शन होता है वो होता है शुक्राणु को पोषण व सुरक्षा प्रदान करना, पोषण व सुरक्षा प्रदान करना। क्या बोला है हमने? पहली बात तो सर्टोली सेल्स ये कहां पे प्रेजेंट होती है? मेल की टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। इस सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सर्टोली सेल्स की होती है। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है इनिबिन हार्मोन को रिलीज करवाने का, इनिबिन हार्मोन को रिलीज करवाने का। नॉर्मली क्या होता है, सर्टोली सेल से
तीन प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक इनिबिन हार्मोन रिलीज होता है, एक AMH जिसको हम एंटी मुलेरियन हार्मोन बोलते हैं वो भी रिलीज होता है, और एक प्रोटीन का फॉर्मेशन भी ये करती है जिसको बोलते हैं ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, उसका फॉर्मेशन भी सेटोली सेल्स करती है। लेकिन यहां पे अपन सिर्फ और सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हार्मोन का जो रोल होने वाला है वो इनिबिन हार्मोन का रोल होने वाला है। अब ये जो FSH होता है, ये FSH क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को, मतलब शुक्र जनन की प्रक्रिया को, शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। मतलब कितने शुक्राणुओं का या कितने स्पर्म का फॉर्मेशन करना है, ये FSH का इंपॉर्टेंट रोल होता है। FSH चाहेगा उतने ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। मान लो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ने इस FSH को सिग्नल दे दिया है कि तेरे को ज्यादा से ज्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन करवाना है, लेकिन यहां पे बेचारी सेटोली कोशिका बेटी है, इसकी जिम्मेदारी ये है कि जितने स्पर्म का फॉर्मेशन FSH करवाएगा उन सबको न्यूट्रिशन देने का और प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी तो इसकी है, सेटोली सेल्स की। तो यदि मान लो FSH ने बहुत ज्यादा स्पर्म का फॉर्मेशन कर दिया है, तो फिर सारे स्पर्म को सेटोली सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवा पाती है। फिर सेटोली सेल को गुस्सा आता है तो ये इसके विरुद्ध काम करती है, ये इनिबिन हार्मोन को रिलीज करवाती है, और ये इनिबिन हार्मोन सीधा जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ये इसको नेगेटिव सिग्नल देता है। जैसे ही इनिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव सिग्नल देगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी FSH के काम को रोक देगी। FSH के काम को रोकेगी तो शुक्र जनन की प्रक्रिया भी रुक जाएगी। उसके बाद में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सिग्नल देता है लीडिंग सेल्स को या लीडिंग कोशिका को, और लीडिंग कोशिका एक हार्मोन रिलीज करवाती है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन, एंड्रोजन जिसको हम बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। और ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने का काम होता है। मतलब मनुष्य के अंदर, नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का जो विकास होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, कंधों का चौड़ा होना, ये क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। प्राथमिक लैंगिक लक्षण तो ये होता है कि उस मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अब ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। और ये कैरेक्टर्स कौन डेवलप करवा रहा है, ये एंड्रोजन करवा रहा है। दूसरा, एंड्रोजन का जो फंक्शन होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करने का है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करने का होता है कि कितनी तेजी से इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना, ये सारी जिम्मेदारी एंड्रोजन की होती है। अब एंड्रोजन जब चाहे कि इस प्रोसेस को करवाना है कि नहीं करवाना है, इसके लिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी नेगेटिव सिग्नल दे सकता है और ये सीधा जाकर के हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव सिग्नल दे सकता है। इतनी पावर इस एंड्रोजन के पास में होती है। नॉर्मली अपने इनिबिन को देखा था तो इनिबिन सिर्फ और सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को बोल सकती है कि भाई साहब इस काम को थोड़ा सा रोक दो, लेकिन एंड्रोजन के पास में इतनी कैपेसिटी होती है कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी बोल सकता है और हाइपोथैलेमस को भी बोल सकता है। जैसे मान लो इसने हाइपोथैलेमस को ही बोल दिया तो हाइपोथैलेमस को बोल देगा तो फिर GnRH रिलीज नहीं होगा, और GnRH रिलीज नहीं होगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल नहीं मिलेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल नहीं मिलेगा तो ना तो FSH काम करेगा और ना ही LH काम करने वाला है। तो इस हिसाब से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के अंदर इन हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये अपन ने नॉर्मली स्पर्मेटोजेनेसिस का चार्ट देखा है जो कि आपके 12th की क्लास के अंदर हाफ ईयरली के अंदर भी इंपॉर्टेंट है और मेन ईयरली एग्जाम के अंदर भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे इसी हिसाब का दोबारा से चार्ट बनाएंगे जिसमें देखेंगे oogenesis। हमने मेल गेमिट का फॉर्मेशन कैसे होता है उस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब अपन देखेंगे फीमेल गेमिट जो कि ओव्यूम होता है, उस ओव्यूम का फॉर्मेशन कैसे होगा, जो प्रोसेस चलेगी अपनी oogenesis वाली, उसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।